कि वो देश की सेवा करेगा, देश की सेवा में अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। एकेडमी में शूज पहनते थे, शू लेसेस भी जो है वो मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सक्सेसफुल हुआ बिकॉज ऑफ टीम वर्क। उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि मैं देश के लिए जान दूं, उसका लक्ष्य होता है कि दुश्मन का सैनिक अपने देश के लिए जान दे। पंडित, मौलवी, ग्रंथी और प्रीस्ट, इन सब की ट्रेनिंग होती है। रिकॉनेसेंस कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, अचानक जो है गोलियों की आवाज सुनी, दुश्मन की ओर से गोलियां चली। तो हमारे फौज के ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि जब ऐसे सिचुएशन में डैश डाउन क्रॉल करो। युधिष्ठिर को क्यों नहीं सेना नायक बनाया उन्होंने? पांचों पांडवों में अर्जुन ही है जो सबसे स्पिरिचुअल है। सो अगर आप आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी में अगर जो डिस्टर्ब करने वाली सिचुएशंस है, इनसे आप इन एन अर्लियर टाइम फ्रेम आप उभर सकते हैं। जी नमस्कार, मैं हूं किरण चावला कपूर और आज हमारे साथ में हैं कर्नल आदित्य दत्ता जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कर्नल साहब ने कारगिल वॉर, जिसे हम ऑपरेशन विजय कहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया और एंटी टेररिज्म ऑपरेशन जो कि कश्मीर में हो रहे थे उसमें भी स्टैंड लिया। तो कर्नल साहब, क्या हम आपसे जान सकते हैं, आप युद्धों में अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटे, तो क्या ऐसा आपको इंटरनल मोटिवेशन होता है जिससे आप आगे बढ़ते हैं? एक सैनिक जब फौज में आता है हाँ। वो ये अर्थ लेकर के चलता है कि वो देश की सेवा करेगा। Okay. और इसका जो भावार्थ निकलता है वो ये है कि वो देश की सेवा में अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। तो आपने कब डिसाइड किया कि आप आर्मी ज्वाइन करेंगे? कि मैं जब बचपन में था, अपने घर के सामने एक सड़क थी, उस सड़क पे रोज सुबह सीआरपीएफ के कुछ जवान वो बिल्कुल स्क्वाड बना करके वो पीटी किया करते थे और उनके कदम से कदम मिलते हुए देख करके मुझे बहुत फैसिनेशन होती थी कि भी मैं भी किसी दिन इस तरीके से वर्दी पहन करके मैं निकलूंगा। Okay. तो बस यूं हुआ कि बचपन से शौक था वर्दी पहनने का और एक यूनिफॉर्म फोर्स में जाने का, परंतु कुछ माँ बाप का प्रेशर ऐसा था कि इकलौता बेटा वो भी फौज में कैसे चला जाए। तो काफी समय लगा माता पिता को समझाने में, फिर अंत में लक्ष्य अपना प्राप्त हुआ और हम फौज में चले आए। तो आर्मी में आपने क्या ऐसा सीखा जो हम सिविलियंस को भी आप बता सकते हैं? सबसे पहले तो नीडलेस टू से, एक आपने हमेशा देखा होगा एक फौजी है वो हमेशा डिसिप्लिन की बात करता है। Okay. यहाँ तक कि जब हमारा ट्रेनिंग हुआ था तो डिसिप्लिन और यूनिफॉर्मिटी के नाम पे हमारी ट्रेनिंग एकेडमी में जो हम शूज पहनते थे, अच्छा, उस शूज के शू लेसेस भी जो है वो मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। Okay. यहाँ तक हमें डिसिप्लिन जो है हमारे अंदर इनकलकेट किया जाता है हमारे। तो यूनिफॉर्मिटी जो है ये हमें एक टीम में बांध करके रखती है। हर कोई जो है फौज में एक तरीके से वो लीडर भी है और फॉलोअर भी है। Okay. जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर हैं तो वो लीडर भी हैं इंडियन आर्मी के और वो फॉलोअर भी हैं जी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके ऊपर हैं। ठीक है, तो रैंक्स के अकॉर्डिंग सब कुछ एडजस्ट करना वो सीखेंगे और यही जो है वो टीम बनता है। इसी से टीम बनती है। जूनियर और सीनियर्स के साथ में टीम भी है वो। बिल्कुल। कल जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक बयान दिया जी कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सक्सेसफुल हुआ बिकॉज ऑफ टीम वर्क। जी, सो टीम वर्क इज वन थिंग विच वन लर्न्स इन द आर्म्ड फोर्सेस। और मैंने ऑपरेशन सिंदूर में ये भी देखा कि अभी जब वो उसका लास्ट फेज चल ही रहा था तो चंडीगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में लोग भी सर्व करने के लिए एज अ सिविलियन वो भी सर्व करने के लिए रजिस्टर करने पहुंच गए थे। तो वहां पर भी जो इवन आर्मी के डिसिप्लिन में नहीं है लोग,
वो भी टीम में मौजूद होना चाह रहे थे कहीं ना कहीं। मुझे एक कारगिल युद्ध के बारे में एक किस्सा याद आया। जी 1999 में जी न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आया था जी। कि इतनी गोलियां चल रही हैं, इतने गोले चल रहे हैं, हम्म तो साउथ अफ्रीका से कुछ बॉम्ब्स मंगाए गए, हम्म। शेल्स मंगाए गए, और एक एक शेल की कीमत 40,000 रुपए। ओह। तो ये न्यूज़पेपर में हरियाणा में किसी ट्रेन में हम्म लोगों ने आपस में डिस्कस किया हम्म कि भी 40,000 रुपए का एक एक शेल पड़ रहा है भारत को। हम्म तो उन्होंने वहीं का वहीं पैसे इकट्ठे किए हम्म। और 40,000 रुपए और प्राइम मिनिस्टर फंड में पैसे डाल दिए कि एक गोली हमारी तरफ से मार देना। ओह। तो ये होता है टीम देखा वर्क। देखा मैंने सर। मैं क्योंकि हरियाणा से हूँ, जी तो हमारे यहाँ आप जानते ही हैं कि हरियाणवी बॉयज जो हैं वो किस तरह से आर्मी में हाँ जाते जी, हैं हाँ और जी, सर्व बिल्कुल करते हैं। और बिल्कुल। उसमें कई बार ऐसा भी रहता है कि वो सिंगल बॉय चाइल्ड हैं अपनी फैमिली में, जैसे आपने कहा हाँ जी, कि मैं भी हाँ जी, इकलौता बेटा रहा हूँ। तो वहां पर जब किसी शहीद का आना होता है, तो कई बार ऐसा हुआ है कि उसके पेरेंट्स ने ना तो वो खुद रोए हैं, ना ही किसी को रोने दिया है, उसको सैल्यूट किया है और सिंपली कहते हैं कि हमारा बेटा मरा नहीं है, शहीद हुआ है। रोया जाता है मरने वालों पर। तो वो जो हमने भी अपने बचपन से देखा है, उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, वो चीजें असल में ही एक नेशनलिज्म राइज कर देती हैं हमारे हार्ट में। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। और यही चीज जो है, सिविलियंस की पार्टिसिपेशन, हम्म, सिविलियंस जो फौजी को एक मान देते हैं, जी ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जी। कि एक फौजी जो है मोटिवेट होता है। उसके पीछे लोग खड़े हैं। जी इवन अगर वो नहीं भी रहता जी तब भी उसके परिवार को देखने के लिए, और अगर पूरा गांव भी है तो उस परिवार की कद्र करता है कि ये शहीद का परिवार है और बिल्कुल किसी भी एंगल से उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसके बच्चों को कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो ये सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है बहुत जरूरी होता है। हम्म, और साथ आपने पूछा कि भाई सेना में क्या क्या सीखने को मिला। एक तो समय की अहमियत जी। फौज ने हमें सिखाई, ओके। समय की पाबंदी। हम्म फौज में कहते हैं कि अगर आपने 12:30 बजे पहुंचना है हम्म। तो आप 12:30 बजे नहीं, 12:25 पर पहुंचे। समय जी से पहले पहुंचना, समय की इज्जत करना। जी। अगर आप कहीं लेट पहुंचते हैं हम्म। तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि आपने किसी का समय बर्बाद किया, किसी का समय बर्बाद किया। और समय से प्रीशियस कुछ भी नहीं है। बिल्कुल क्या आपकी ये जो सेना धर्म आपने सीखा, जी। इसमें स्पिरिचुअलिटी का भी कोई रोल रहता है? अ स्पिरिचुअल सोल्जर इज द बेस्ट सोल्जर। हाउ? स्पिरिचुअलिटी जो है, इसका मेन फायदा अगर हम देखें, जी। सबसे बड़ा फायदा हम्म वो ये है कि एक भावनात्मक स्थिति में या फिर टेंशन भरी स्थिति में हम्म अपने आप को कैसे स्थिर रखना है, स्टेबल रखना है, ओके। और स्टेबल रह करके आपने डिसीजन लेना है। हम्म। ये स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाती है। मतलब जब एक सोल्जर को कहा गया कि तुमने अभी युद्ध के लिए निकलना है, जी तो एक सेकंड के लिए तो वो अपने परिवार के बारे में सोचेगा, क्योंकि बिल्कुल हो सोचेगा। सकता है कि अगले 1 घंटे के बाद उसकी जिंदगी रहे या वो ना हो रहे। सकता है, वो हो सकता है तिरंगे में लिपट करके वापस आए। तो उस समय में क्या स्पिरिचुअलिटी उसे मदद करती है कि वो निकल जाता है अपनी जान देने के लिए? कुछ कंपैरिजन करता होगा वो उस समय, एक तरफ मेरा परिवार है, एक तरफ मेरा देश है। जी, सबसे पहले तो उसके लक्ष्यार्थ की बात हमने थोड़ी देर पहले करी थी। जी उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि मैं देश के लिए जान दूंगा। उसका जी। लक्ष्य होता है कि दुश्मन का हम्म। सैनिक अपने देश के लिए जान दे। ओके। मैं क्यों दूंगा अपनी जान? अच्छा, मैं जान लेने जा रहा हूँ। जी, ओके दुश्मन की जान लेने जा रहा हूं ओके। देश रक्षा में। हम्म तो ये उसका लक्ष्यार्थ होता है, इस लक्ष्य ओके। के साथ वो जाता है। और इन दी प्रोसेस यदि अपनी जान भी न्यौछावर करने की आवश्यकता हो तो वो कर देता है। हम्म
जी सैल्यूट है मेरा उन सब सोल्जर्स को जो ये करते हैं, और आपको थैंक भी। यू, थैंक यू। अगर सोल्जर को स्पिरिचुअलिटी सीखनी है जी तो ये सीखी कैसे जाती है? देखिए, हमारे इंडियन आर्मी में हम्म, एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन होता है जो कि पूना में है। और इस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन में पंडित, मौलवी, ग्रंथी और प्रीस्ट, इन सब की ट्रेनिंग होती है। इज इट? जी। और ये सब उसके बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, ये सब पलटनों में जाते हैं, बटालियंस में जाते हैं, रेजिमेंट्स में जाते हैं, ताकि एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में वो भागीदार बने सोल्जर्स के। ओके। और ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन जो है, इसका मोटो है सोल्जर फर्स्ट। ओके। आपका धर्म, आपका पंथ, आपका रिलीजन जो भी हो, सैन्य धर्म ही सबसे ऊपर दर्जे का धर्म है। सो इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी जो है, कई बटालियंस में, रेजिमेंट्स में जवान जो हैं, जो पंडित होता है या फिर जो मौलवी होता है, इनको गुरुजी कह करके पुकारते हैं। अच्छा। तो स्पिरिचुअलिटी में अगर जाना है तो सबसे पहले एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो कि आपको सही मार्गदर्शन करे। तो इस तरीके से एक गुरु ही है जो आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाता है। तो इसमें मन और दिमाग, जी, क्या इन दोनों को बैलेंस करना सिखाया जाता है? कि जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, दैट इज द सीट ऑफ लॉजिक। एंड जो दिल होता है, स्पिरिचुअलिटी में दिल को कहते हैं सीट ऑफ इमोशंस। जो भावनाएं जनरेट होती हैं एक इंसान में, वो भावनाएं जनरेट होती हैं दिल से। ठीक है। और जो तर्क जनरेट होता है, वो जनरेट होता है दिमाग से। सो कई बार आज के संदर्भ में अगर देखें तो लड़ाई, सबसे बड़ी लड़ाई आज हमारे अंदर है। वो भावनाओं और तर्क, दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई, और 24 घंटे चल रही है। बिल्कुल 24 घंटे चल रही है। कभी दिल कहता है कि ये काम कर लो, दिमाग कहता है कि ना, दिस इज नॉट करेक्ट। और दिमाग कहता है कि कर लो, दिल कहता है कि ना, ये मत करो। तो ये जो दिल और दिमाग की लड़ाई चलती रहती है, तर्क और भावनाओं के बीच में जो लड़ाई चलती रहती है, ये सबसे बड़ी लड़ाई है। और इसी को इस्लाम में नफ्स की लड़ाई कहा जाता है। अच्छा। अपने अंदर की लड़ाई। ओके। सबसे जरूरी है कि अगर आप फौज में हैं, आपको हर समय कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, चाहे वो वॉर टाइम हो, चाहे वो पीस टाइम हो, आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आप हमें थोड़ा एग्जाम्पलेट करके बताएंगे? इसमें जो दिल और दिमाग, तर्क और भावनाओं के बीच में एक संतुलन लाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर सिर्फ भावनाओं से अगर आपने कोई डिसीजन लिया तो वो हो सकता है गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आपने सिर्फ अपने दिमाग का और तर्क का इस्तेमाल किया और डिसीजन लिया, उसमें भावनाओं का तड़का नहीं डाला, तो चांसेस ज्यादा हैं कि वो डिसीजन गलत होगा। तो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यूं समझो कि एक अगर कैप्टन साहब हैं, वो 10 जवानों की टोली लेकर के दुश्मन के इलाके में गए हैं और रिकॉनेसेंस कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं। अचानक जो है गोलियों की आवाज सुनाई दी, दुश्मन की ओर से गोलियां चली। तो हमारे फौज के ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि जब ऐसे सिचुएशन में गोली की आवाज आती है, डैश डाउन क्रॉल करो। सबसे पहले आप जमीन को पकड़ो, आप क्रॉल करें
और सबसे पहले आड़ लें, अच्छा। किसी पेड़ के पीछे या किसी पत्थर के पीछे, किसी चट्टान के पीछे अपने आप को सबसे पहले सुरक्षित करें, क्योंकि आप ही नहीं रहेंगे तो लड़ेगा कौन। अपने आप को सबसे पहले एज ए फर्स्ट रिएक्शन आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक। दुश्मन को बाद में देखेंगे। ओके। तो इसी सिचुएशन में एक कैप्टन साहब जो है वो टोली लेकर के जा रहे थे और गोलियों की आवाज आई और सबने आड़ ले लिया। कैप्टन साहब किसी चट्टान के पीछे जा करके छिप आड़ ले लिया। अच्छा। और जब वो आड़ लिया उन्होंने, तो उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई कि देखें अब क्या करें। तो कैप्टन साहब ने देखा कि भाई जो उसके साथ जो जवान चल रहा था उसका बडी, उसको यहां गोली लगी है छाती में, और वो डैश डाउन क्रॉल नहीं कर पाया और उसकी जान जा रही है वहां पर। अब कैप्टन साहब हैं, टीम लीडर हैं और उनकी पूरी टीम उनके साथ है, टीम को साथ लेकर के चलना है। अब कैप्टन साहब क्या करेंगे? क्या वो उसको बचाने जाएंगे उस जवान को? अगर वो सिर्फ भावनाओं में आकर के वो डिसीजन लेते हैं कि मेरा बडी जो है वो मर रहा है, मैं उसको जाकर के बचाऊंगा, तो वही जगह है जहां पे उसे गोली लगी है। तो उसे भी गोली लग सकती है। पहले एक की जान बचानी थी, अब दो की जान बचाने की आवश्यकता पड़ेगी। और टीम को लीड भी कौन करेगा? टीम को लीड कौन करेगा? दुश्मन को कौन मारेगा? ठीक बात। लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? अगर वो सिर्फ तर्क में डिसीजन लेता है कि पहले मैं दुश्मन को मारूंगा, उसके बाद मैं उस जवान को बचाने जाऊंगा, और उसमें इमोशंस का तड़का नहीं लगाता, तो क्या वो सही डिसीजन होगा? नहीं, उसे भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। उसे भी नहीं छोड़ा जा सकता, बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। सो अब ऐसे सिचुएशन में एक डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अभी भावनाएं उसके अंदर बहुत सारी हैं। जो जवान जो है, जिसकी जान जा रही है, उसके प्रति प्रेम भाव होगा, बिल्कुल। और ऐसे सिचुएशन में एक फ्लैशबैक में सारी अच्छाइयां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। देखो वो कि जवान, मैं इसको कैसे छोड़ सकता इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, कितना खुश मिजाज जवान है मेरा, गाना कितना अच्छा गाता है, इसको मैं कैसे छोड़ दूं, प्रेम भाव आएगा। साथ ही साथ अगले ही सेकंड उसको गुस्सा भी आएगा उस दुश्मन के ऊपर जिसने गोली चलाई है। अब करना क्या है? एक भावना उसके अंदर आएगी, हताशा की, फ्रस्ट्रेशन की, अब मैं करूं तो क्या करूं। उस सिचुएशन से उभरना है पहले। उस सिचुएशन से आप उभरेंगे तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे। ठीक बात। और डिसीजन आपने सही लेना है, कैप्टन साहब ने सही डिसीजन लेना है। अगर उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया तो और जाने जाएंगी। सो अगर स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अगर एक सोल्जर अपने अंदर इनग्रेन करके रखता है, तो वो ऐसी अति भावनात्मक सिचुएशंस में वो अपने आप को जल्दी उभार सकता है और सही डिसीजन ले सकता है। तो दैट वे आई थिंक अ स्पिरिचुअल सोल्जर इज द बेस्ट सोल्जर। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होल्ड करता है, तो जी, बहुत सोच समझ के उसका चलना जरूरी है। जी। अभी आप अगर हमारे इतिहास में जाएं, महाभारत की अगर चर्चा करें जी, तो ये बहुत एक अहम बात है कि भी अर्जुन को ही क्यों भगवान कृष्ण ने सेना नायक चुना। उम्र में, एक्सपीरियंस में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। बिल्कुल। युधिष्ठिर को क्यों नहीं सेना नायक बनाया उन्होंने? आर्मी कमांडर क्यों नहीं बनाया? अर्जुन को क्यों बनाया? भीम को क्यों नहीं बनाया? नकुल सहदेव को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि भगवान कृष्ण ने यह देखा था कि नकुल सहदेव तो बहुत छोटे हैं। इन पांचों पांडवों में
अर्जुन ही है जो सबसे स्पिरिचुअल है, ओके। जो नई चीज सीखने में जिसका इंटरेस्ट है, जिसकी रुचि है। बहादुर तो सभी थे, लेकिन सिर्फ बहादुरी से लड़ाई नहीं जीती जाती, स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, कुछ नया सीखने की इच्छा भी इच्छा भी होनी चाहिए। हम्म, क्योंकि युधिष्ठिर जो है बहुत ज्ञानी थे। हम्म, युधिष्ठिर को अगर कुछ बताया जाता लड़ाई के सिचुएशन में, भगवान कृष्ण अगर कुछ बताते तो युधिष्ठिर हो सकता है ये कह देता कि भी ये तो मुझे पता है। अच्छा। तो एक स्पिरिचुअल सोल्जर जो है, ही इज ऑलवेज द बेस्ट सोल्जर, दैट इज माय टेक ऑन दिस। तो जिस तरह से आपने एग्जाम्पल दिया कि एक वॉर सिचुएशन है, उसमें एक सोल्जर को स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है, तो पीस कंडीशन में भी कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है ड्यूरिंग पीस टाइम कि एक डिसीजन लेना होता है। फर्ज करो कि एक फौजी, चलिए एक वही कैप्टन साहब, जब वो घर से निकलने वाला है तो उसकी पत्नी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि लड़ाई की सिचुएशन हो गई। अब वो लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, समय की पाबंदी, उसे समय पे ऑफिस पहुंचना है, और यहाँ लड़ाई की सिचुएशन है। उसकी पत्नी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि लड़ाई जैसा माहौल है, तो वो क्या करे? पत्नी से लड़े या ड्यूटी देखे अपनी? ड्यूटी देखे अपनी? ये भी डिसीजन है। वो डिसीजन लेकर के कहता है कि बाद में देखूंगा मैं इस लड़ाई को, पहले मैं अपनी ड्यूटी के लिए जाता हूँ। वो ड्यूटी के लिए जब जा रहा है, मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार पे जा रहा है, उसके दिमाग में वही घूम रहा है कि मेरी पत्नी ने ये कह दिया, मुझे ये कह देना चाहिए था, मुझे वो कह देना चाहिए था। उसके दिमाग में 100 चीजें चल रही हैं उसी लड़ाई के बारे में, उसकी पत्नी ने जो कह दिया। और वो दफ्तर पहुंचा, और दफ्तर में देयर आर न्यू चैलेंजेस टू बी फेस्ड। डिसीजन लेना है, कई बार स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं। फलाने ने छुट्टी मांगी है, उसको छुट्टी भेजना है कि नहीं भेजना, ये भी डिसीजन लेना है। तो अगर वो उसी बारे में सोचता रहेगा तो क्या वो सही डिसीजन ले पाएगा कि इस जवान को छुट्टी भेजना है या नहीं भेजना है? नहीं। बहुत एक मंडेन, एक साधारण सा एग्जाम्पल लिया है मैंने। बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं फौज में। तो अब वो डिसीजन तभी सही ले सकता है जब वो घर की बात, पत्नी से लड़ाई वाली बात को वो छोड़ देगा, घर पे छोड़ दे, एक बार रख दे एक तरफ। जी, घर जाएंगे फिर वहां देखेंगे, अभी ड्यूटी प्लेस पर है, अब यहाँ के मेन डिसीजन अपने ब्रेन और अपने हार्ट दोनों को बैलेंस करके लेते हैं। एब्सोल्युटली। इसी का एक और उदाहरण चूंकि आपने पूछा, अगर आप कन्वर्स एग्जांपल लें, तो हम सब जॉब में हमें कहीं ना कहीं डांट पड़ती रहती है, शाबाशी भी मिलती रहती है। तो कैप्टन साहब जो हैं, उनको डांट पड़ गई कर्नल साहब से, ठीक है, और कैप्टन साहब को ये लगने लगा कि मुझे डांट क्यों पड़ी, गलती तो किसी ने करी थी, डांट मुझे पड़ गई। ओके। उसके दिमाग में ये घूम रहा है, और वो घर वापस पहुंचा। घर वापस पहुंचा तो उसका छोटा बच्चा जो है, पापा 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 3 दिन से कह रहा हूं मेरे लिए पेंसिल लेकर के आए, लेके आओ, आप लेके आए कि नहीं पेंसिल? और वो रोना शुरू हो गया बच्चा। अब कैप्टन साहब के दिमाग में वही घूम रहा है कि भी मुझे डांट क्यों पड़ी बेमतलब के, और उसने लेकर के अपने बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया। उसके बाद वो खुद ही इज रिग्रेटिंग, यार बच्चे को क्यों मार दिया मैंने, 3 दिन से पेंसिल मांग तो रहा था, गलती तो मेरी है, मैं पेंसिल नहीं ला करके दिया। सो अगर आप आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी में अगर जाएंगे, अच्छा, तो आप इन सिचुएशंस से, जो डिस्टर्ब करने वाली सिचुएशंस है, इनसे आप इन एन अर्लियर टाइम फ्रेम आप उभर सकेंगे।
तो अब मतलब वो पर्सन जी जो कि एक सिचुएशन में फंस गया है कि मुझे डांट क्यों पड़ी है, जी उसके बारे में थोड़ा टाइम लेगा, सोचेगा, जी जब देखेगा अपने सीनियर को, जी कर्नल साहब को, कि अब मैं इनसे बात कर सकता हूँ, तो अपनी क्लियरेंस दे देगा जी और वहां से निकल जाएगा। बिल्कुल और उधर शांत भाव से अगर बच्चे को जवाब दे दिया होता कि 3 दिन तो भूल गया बेटा मैं, जी अब मैं आपके लिए कल वो पक्का लेकर के आने वाला हूँ, तो दोनों ही सिचुएशन बैलेंस हो जाती। बिल्कुल। सो दिल और दिमाग, तर्क और भावनाएं, इन सबको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, चाहे वॉर टाइम हो चाहे पीस टाइम हो। कर्नल साहब, आप जीवन के अंतिम लक्ष्य को किस तरह से देखते हैं? लाइक हम जीवन जी रहे हैं जी और आखिर हम चाहते क्या हैं अपने जीवन में? अगर देखा जाए तो इंसान को अगर ये पता चल जाए कि उसको चाहिए क्या, तो उसके 80% कष्ट जो है दूर हो जाएंगे। मतलब हम लोग सही समय पर ये सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि क्या चाहिए। जी ओके, जैसे एक बच्चा है 14-15 साल का जी और अभी सोच रहा है कि चलो बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं, ठीक निकल जाए तो हाँ जी अच्छा है, हाँ जी किसी अच्छे कॉलेज में आगे चल के एडमिशन मिल जाए तो अच्छा है, जी अच्छी जॉब मिल जाए तो अच्छा है। जी तो ये फ्लो करते रहते हैं, फ्लॉट करते रहते हैं थॉट्स हमारे माइंड में। थॉट्स बिल्कुल फ्लोट करते रहते हैं। किसी के पास, जैसे वो उदाहरण के तौर पे बहुत लोग बताते हैं कि किसी के पास अगर मोटरसाइकिल है तो वो कार की कामना करता है। कार अगर उसको ऑल्टो मिल गई तो वो i20 की कामना करता है। i20 उसे मिल गई तो वो मर्सिडीज की कामना करता है। तो इच्छाएं जो है वो तो बढ़ती रहती हैं, अनएंडिंग। तो अब ये बहुत जरूरी है कि एक लक्ष्य तय करना कि मैं क्या करना है, मैं क्यों आया हूं इस दुनिया में। और इसका उत्तर हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। पुरुषार्थ जिसे कहते हैं, अच्छा, पुरुष योनि में जन्म लेने का अर्थ क्या है, हम क्यों आए हैं इस दुनिया में। हम आए हैं पुरुषार्थ के लिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म का मतलब हम धार्मिक काम करने के लिए आए हैं। धार्मिक काम का ये मतलब नहीं है कि मैं रोज शाम को मंदिर जाता हूं और फिर भजन कीर्तन करता हूं, या फिर दिन में 5 बार नमाज करता हूं, या फिर हर रोज गुरुद्वारे जाता हूं, या हर संडे में चर्च जाता हूं। ये धर्म नहीं है। फिर क्या है? धर्म का अगर अनुवाद इंग्लिश में, द क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश of the word dharma is righteousness. सही काम। सही काम, अच्छा, जो सही है उसको करना ही हमारा धर्म है। जी। तो हमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष में सबसे पहले धार्मिक काम करने हैं, जो सही है वो करना है। अच्छा। अर्थ का मतलब पैसा। सर्वाइवल के लिए पैसा बहुत जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है। तो अर्थ आपने कमाना है, धार्मिक तरीके से कमाना है। ठीक है। गलत तरीके से धन नहीं कमाना, घूस लेकर के धन नहीं कमाना, या फिर चावल में कंकड़ भर करके बेचना ताकि अर्थ ज्यादा कमा लूं, वो गलत है। वो गलत है। फिर आप धार्मिक नहीं है। फिर आप चाहे धार्मिक आप नहीं है। मंदिर आज सुबह जाके आए हैं जी, चाहे आपने गुरबानी आज ही पढ़ी है जी, लेकिन आप अपने काम से बेईमानी कर रहे हो तो आप धार्मिक नहीं हो। आप धार्मिक नहीं हो। आपने सही काम करना है, आपने सही तरीके से अर्थ कमाना है, पैसा कमाना है। तीसरा है काम। काम मीन्स एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट भी आपने धार्मिक तरीके से करना है। देयर इज नो एम्बार्गो, देयर इज नोबडी स्टॉपिंग यू फ्रॉम एंजॉयिंग योर लाइफ।
एंजॉय योर लाइफ, लेकिन सही सही तरीके से। तरीके से, मतलब किसी को टीज करके आप खुश हो रहे हैं तो गलत है। किसी को आप प्रताड़ित करके अगर आप खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो हम्म। वो गलत है। मैं आपको एक एग्जांपल बताना जी। चाहूंगी। 5-6 साल पहले की बात है। मेरे एक बैचमेट का कॉल आया मेरे पास। मुझे कहता है कि लाइफ में ना डिस्टरबेंस फील कर रहा हूँ। हाँ जी। मैंने कहा क्या हुआ, जॉब ठीक चल रही है? कह रहा है हाँ ठीक चल रही है। मैंने कहा वाइफ की तरफ से कोई डिस्टरबेंस? कहता नहीं, केयरिंग है। मैंने कहा बच्चे? कहता है अच्छे पढ़ रहे हैं। मैंने कहा पेरेंट्स? कहता है अच्छी हेल्थ है पेरेंट्स की। फिर दिक्कत तो क्या है? मैंने कहा दिक्कत क्या है, मैं उसकी बात अभी क्लियर समझ नहीं पाई। जी। मैंने कहा अच्छा एक काम करोगे, मतलब ऑफिस से जब तुम घर तक आते हो जी। तो रास्ते में किसी ऐसे पर्सन को देखते हो जो बहुत डाउन कंडीशन में जी रहा हो? कहता है हाँ एक मोची है एक पर्टिकुलर जगह पर। जी। मैंने कहा अच्छा अभी ऑफिस से घर आए हो, वाइफ ने खाना तैयार रखा होगा तुम्हारे लिए? कहता है हाँ रखा हुआ है। तो मैंने कहा आज ऐसा करो, वो खाना उठाओ और उस मोची के लिए लेकर के जाओ। और वो खाना उठाकर उस मोची के लिए लेकर पहुंच जाता है और लगभग आधे पौने घंटे में उसकी कॉल बैक आती है। बोलता है कि थैंक यू तुमने मुझे गाइड किया। मैं गया और वो उसने छोटा सा टेंट टाइप लगाया हुआ था, मैंने उसका पर्दा हटाया, उसको पूछा कि बाबा आपने खाना खाया है आपने? तो कहता है नहीं बेटा। तो कहता है मैंने उसको खाना दिया, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उस स्माइल से दूर जाऊं। वो खाना खाता रहा और मैं उसे देखता रहा। अब मैं घर आया हूँ, आज मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, लेकिन वो जो मेरे मन आंतरिक के शांति हाँ, महसूस हो रही है। जो मेरे जी। अंदर खालीपन था ना जी। वो भर गया आज। देखिए हमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में बात छेड़ी थी। जी। मोक्ष इज द लास्ट। अब मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, किसी ने मुझसे पूछा। मेरी एक छोटी बहन है, उसने पूछा कि भैया मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? तो ये तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, वंड चक। जो आपके पास है और सामने वाले के पास नहीं है वो बांटो, और वो बांट करके जो आपको सुख मिलता है उसका आनंद लो। तो जो आपने उदाहरण दिया कि वो मोची को जाकर के खाना दिया और खाना दे करके वो आंतरिक जो है शांति महसूस कर रहा है, दैट इज वंड चक। कीरत कर, अच्छे कर्म कर, नाम जप, प्रभु का नाम लो। सो ये 3 चीजें अगर करे, कीरत कर, नाम जप, वंड चक, आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो अगर हम कहें बात कि मोक्ष जो है वो मृत्यु के बाद मिलेगा या उसके बाद की चीज है, तो हम उसका एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जिंदगी को जीते हुए, और उसका खूबसूरत सा जो एसेंस है जी, वो यहीं पर सेलिब्रेट करेंगे, हम धरती पर ही सेलिब्रेट करेंगे। यस, जो मोक्ष आपने शब्द कहा, इसके ऊपर तो एक बहुत लंबा पॉडकास्ट बन जाएगा। सो मोक्ष इन सम स्कूल ऑफ थॉट ये कहा जाता है कि मोक्ष जो है वो मृत्यु के बाद होता है, और कुछ स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि आपको मोक्ष जीते जी भी प्राप्त हो सकता है। जी। अगर आपने बेहतरीन तरीके की जिंदगी जी है, सिस्टमैटिक लाइफ जी है, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हुए, एब्सोल्युटली, तो यहीं पर सब कुछ मिल जाएगा। जी। तो मृत्यु का इंतजार नहीं है। मृत्यु का इंतजार ना करें। बहुत शानदार बात है जी। कोई अंतिम संदेश जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहें? मैं खासकर युवाओं के लिए एक संदेश नहीं, कुछ बात कहना चाहता हूं कि हमें जो है अपने देश के प्रति सेवा भाव होनी चाहिए। We have to contribute towards the development of the nation, and to that effect discipline is very very important. आप सड़क पे कैसे गाड़ी चला रहे हैं? जी। क्या आप बेवजह हॉर्न बजा रहे हैं?
क्या आप गलत लेन में चला रहे हैं? दैट इज डिसिप्लिन। आप क्या कूड़ा जो है कूड़ेदान में फेंक रहे हैं या फिर लेज का पैकेट यूं ही सड़क पे फेंक रहे हैं? दैट इज डिसिप्लिन। आप अपनी देश के लिए क्या करने को तैयार हो, ये आपको डिसाइड करना है। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूं हमारे देश के युवाओं को कि आप ये ना समझें कि मेरे एक लेज के पैकेट सड़क पे फेंकने से क्या भारत साफ हो जाएगा, ये ना समझें। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लें आप। आपने क्या किया इस देश को आगे ले जाने में। अगर उदाहरण के तौर पे अगर ये देखा जाए कि वो कहते हैं ना कि अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे 60 सेकंड से ज्यादा अगर टाइम आपकी गाड़ी खड़ी होगी तो आपको इंजन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। क्या हम करते हैं? इंजन स्विच ऑफ करें अगर 60 सेकंड के लिए तो थोड़ा सा पेट्रोल बचता है और थोड़ा सा पोल्यूशन भी कम होता है। थोड़ा सा पोल्यूशन भी कम होता है। तो यदि आप दिन में दिल्ली शहर में फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं और जिस जिस रेड लाइट पे आपकी गाड़ी खड़ी हो रही है 60 सेकंड से ज़्यादा आप इंजन स्विच ऑफ कर रहे हैं, आप 200 मिलीलीटर तेल पेट्रोल जो है बचा लेंगे। 200 मिलीलीटर 100 किलोमीटर आपने गाड़ी चलाई। आप ये ना सोचें कि मेरे 200 मिलीलीटर पेट्रोल बचाने से देश का क्या होगा। देश तो बहुत बड़ा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है। 200 मिलीलीटर तेल तो 20 रुपए का, मेरे लिए 20 रुपए क्या चीज है। आप ये सोचें कि अगर यही 20 रुपए का पेट्रोल पूरे भारत में किसी भी टाइम कितनी गाड़ियां चल रही हैं, करोड़ों गाड़ियां चल रही हैं, अगर 10 लाख लोग पूरे भारत में 20 रुपए का पेट्रोल बचाएं तो कितने का पेट्रोल बच गया? तो वो फिगर बहुत बड़ी हो जाती है। और वो एक दिन में 20 रुपए का पेट्रोल और उसको इंटू 10 लाख लोग जो बचा रहे हैं 20 रुपए, हाँ वो, और 365 दिन से उसको आप और मल्टीप्लाई करें तो एक बड़ा इम्पैक्ट राइज हो जाता है। तो इसमें रामायण में एक छोटा सा प्रसंग है। जब भगवान श्री राम को ब्रिज क्रॉस करना था, राम सेतु जब बन रहा था जी, तो बड़े बड़े चट्टान रखे जा रहे थे राम सेतु बनाने के लिए जी। तो एक गिलहरी थी। वो गिलहरी जो है अपने मुंह में थोड़ा मिट्टी भर करके जाती थी और मिट्टी डाल देती थी जी। तो वो जाए मिट्टी मुंह में डाले और मिट्टी वहां पे डाल दे। तो भगवान श्री राम ने उस गिलहरी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? सो गिलहरी ने कहा कि आप प्रभु राम सेतु बन रहा है, जो मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। मैं बड़े बड़े पत्थर तो उठा नहीं सकती, जो मेरी काबिलियत है, जो मेरी क्षमता है, उसके मुताबिक मैं अपना कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ। सो मेरी युवाओं को यही एक मैं संदेश कह लें देना चाहता हूं कि आप अपना गिलहरी प्रयास जरूर करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल, आपने इतने अच्छे विचार हमें बताए अपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मुझे अपने स्टूडियो में बुला करके पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें। थैंक यू सो मच। वेलकम।